सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आपको पूरा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में आपको जितना पढ़ना है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी और पूरा समझा दिया था कि सिलेबस जो है आपका उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका क्लास है, यहाँ से हम लोग आपका चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पूरे सिलेबस को मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा और साथ के साथ जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर में उनको पढ़ाऊंगा और उन पे आधारित प्रश्नों को कराऊंगा और प्रैक्टिस भी आपकी कराऊंगा। तो देखिए, इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका हर एक टॉपिक जो है वह बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपका जो भी अभी तक पढ़ाई रहा हो मैथ का, चाहे आपने अच्छे से पढ़ाई की हो, 10th 11th 12th में भी आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, आपकी पढ़ाई छूट गई है, आप फिर से डीएलएड कर रहे हो तो आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो, इन सब चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता। आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में, ये सारी चीज़ें कहीं मैटर नहीं करती हैं। बस अब आपका जो सिलेबस है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, उस पे आपको ध्यान देना है और उसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक, बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो एक एक क्लास आप अटेंड करिएगा और खुद से सभी, जब कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप खुद से भी क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इन्वॉल्व रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा और सभी क्लासेस को देखिएगा। पूरा आप सिलेबस जो है वह खत्म करिएगा, आपसे निवेदन है। इसीलिए मैं आपको नया, देखिए पहले भी मैंने पढ़ाया है लेकिन मैं फिर से सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं ताकि मैं और व्यवस्थित और अच्छे से आपको सारी चीजें डिलीवर कर पाऊं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको भी फोकस्ड रहना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर जो है वह 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो 3 अंकों का लासा और मासा कैसे निकालते हैं, यही आपको इस चैप्टर में सीखना है और इन पे आधारित प्रश्नों को करना है। तो लासा और मासा कैसे निकाला जाता है उससे पहले हम सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्त निकालना और महत्तम समापवर्त निकालना ये हमको सीखना है। दोनों को हम बारी बारी से सीखेंगे। पहले लघुत्तम समापवर्त सीखेंगे, फिर महत्तम समापवर्त सीखेंगे। अब पहले लघुत्तम समापवर्त हम सीखने जा रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लासा लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त और एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लघुत्तम समापवर्त अगर आप डायरेक्ट आपको मैं बता दूं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं कि अपवर्त गुणज मल्टीपल क्या होता है। पहले देखिए, लघुत्तम में लघु है और उत्तम, लघुत्तम और समापवर्त है। तो इसमें पहले अपवर्त देखिए आ रहा है, अपवर्त यानी कि गुणज मल्टीपल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो आप पहले समझिए अपवर्त क्या होता है। तो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो गिनती की संख्या है, जो आप किसी चीजों को गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अपवर्त प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक दी गई संख्या है 5, 5 में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं, अब 5 में
1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 10। 5 में 3 का गुणा होगा 15। 5 में 4 का गुणा होगा 20। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से इत्यादि हैं। तो ये सब क्या है, 5 में प्राकृतिक संख्या का गुणा किया गया तो ये सारी संख्याएं प्राप्त हुई। अब ये 5, 10, 15, 20 ये इसको हम क्या कहेंगे, 5 का अपवर्त्य या गुणज कहा जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे किसी संख्या के अपवर्त्य गुणज क्या होते हैं, जो उस संख्या में प्राकृतिक संख्या का गुणा करके प्राप्त हुई संख्याएं होती हैं, उन्हें हम उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं, गुणज कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। अब अपवर्त्य आप समझ गए, लेकिन लघुत्तम समापवर्त्य में क्या आ रहा है, देखिए समापवर्त्य शब्द आ रहा है। तो समापवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य तो हम समझ गए, समापवर्त्य क्या होता है, मल्टीपल हम समझ गए, लेकिन कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो देखिए जो भी दी हुई संख्याएं हैं, अब समापवर्त्य हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही होता है, एक संख्या का समापवर्त्य नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। समापवर्त्य मतलब क्या, जो भी दी हुई संख्याओं के अपवर्त्यों में जो समान अपवर्त्य होते हैं उन्हें हम समापवर्त्य कहते हैं। जैसे 2, 4 और 8 के समापवर्त्य। अब 2 के अपवर्त्य लिखेंगे तो क्या क्या होगा, 2 का अपवर्त्य, 2 के गुणज क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से ये क्या है, 2 के गुणज हैं। और 4 के गुणज की बात की जाए, 4 के अपवर्त्यों की बात की जाए तो 4, 8, 12, 16, 20 इस तरीके से हैं। और 8 के अपवर्त्यों की बात की जाए तो 8, 16, 24, 32 इस तरीके से ये 8 के अपवर्त्य हैं। अब समापवर्त्य क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि अगर जैसे संख्या 2, 4 और 8 दी गई है तो इनके अपवर्त्यों में, ये जो अपवर्त्य हैं, इन अपवर्त्यों में जो समान अपवर्त्य होते हैं, जो हर जगह होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समापवर्त्य कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो ले लीजिए आप 8 जो है वह आपको तीनों जगह दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समापवर्त्य हो जाएगा। ये तीनों जो संख्या 2, 4 और 8 दी गई हैं, इनके अपवर्त्यों में तीनों में आ रहा है, तीनों में आना चाहिए तभी जो होगा वह समापवर्त्य होगा। अगर 2 संख्याएं दी रहती, केवल 2 और 4 रहता तो 2 और 4 में केवल हम देखते। इसी तरीके से आप देखेंगे 16 भी क्या है, 16 भी हर जगह आ रहा है तो 16 भी क्या हो जाएगा, समापवर्त्य। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं दी गई संख्याएं 2, 4 और 8 के समापवर्त्य 8, 16, 32, 40 इस तरीके से होंगे। तो ये हो गए समापवर्त्य। कोई संख्याएं अगर दी गई हैं और पूछ रहा है कि इनके समापवर्त्य लिखिए, 2, 4, 8 अगर दे दिया गया समापवर्त्य लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इनके जो अपवर्त्यों में कॉमन हर जगह उपस्थित समान अपवर्त्य सभी में, सर्व जगह उपस्थित सभी में उपस्थित या सर्वनिष्ठ जिसे बोलते हैं, वह क्या होंगे, वह समापवर्त्य होंगे। अब देखिए ये समापवर्त्य तो आपने देख लिया। अब देखिए समापवर्त्य क्या है, 8, 16, 32, 40 इसी तरीके से इसका मान जो है वो बढ़ता जा रहा है, 48 आएगा इसके बाद। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटा अपवर्त्य कौन सा है, सबसे छोटा अपवर्त्य है 8। तो सबसे छोटा को क्या बोलते हैं, लघुत्तम। और ये सभी समापवर्त्य हैं। समापवर्त्य में सबसे छोटा समापवर्त्य कौन सा है, 8। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, 8। अब यहीं से आप समझ पा रहे होंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, सबसे छोटा समापवर्त्य। आपने अपवर्त्य समझा, आपने समापवर्त्य समझा, अब आप समझ चुके हैं लघुत्तम समापवर्त्य, जो आपको निकालना होता है। निकालने की विधि आप सीखने वाले हैं। अब लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा देख लीजिए आप। लघुत्तम समापवर्त्य लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे बोलते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं।
अब देखिए क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। भाग कब हो जाएगा पूरा पूरा? जब वह संख्या दी हुई संख्याओं की गुणज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दी हुई संख्याएं 2, 4 और 8 थी। ठीक, अब इसके जब समापवर्तियों को हमने देखा तो 8, 16, 32 और 40 आया। अब हमको वह छोटी से छोटी संख्या देखना था जिससे तीनों संख्याओं से जिस संख्या में भाग दिया जा सके वही क्या हो जाएगा, वही लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। अब देखिए 8 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2, 4 और 8 इन तीनों से पूरा पूरा भाग जा सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 8 जो है वह 2, 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्त है। तो परिभाषा से भी आप समझ गए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, या एलसीएम इंग्लिश में लिखते हैं। एल का मतलब होता है लीस्ट, लघुत्तम मतलब छोटा सा छोटा, छोटे से छोटा, और सी का मतलब होता है कॉमन, सामान्य या सब जगह उपस्थित जो हो, समान हो। मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणज या अपवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे 4, 6 और 8 के समापवर्त अगर लिखें तो वो क्या होंगे, वो होंगे 24, 48, 72, 96, इसी तरीके से आगे इत्यादि में 24 सबसे छोटा समापवर्त्य है। अतः 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या हुआ, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं 4, 6 और 8 के समापवर्तियों को अगर आप देखेंगे तो आप 4 के अपवर्तियों को लिख लेंगे, 6 के और 8 के अपवर्तियों को आप देखेंगे कौन से अपवर्त्य हर जगह हैं। तो 24 आपको हर जगह मिल जाएगा, 48, 72, 96 ये सभी हर जगह मिल जाएंगे। अब इसमें आप देखोगे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 24, तो 24 क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य, सबसे छोटा गुणज। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। अब पूरा आप समझ चुके हो कि लासा होता क्या है। अब आपको देखना है लासा किस तरीके से निकाला जाता है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियां, लासा निकालने की, एलसीएम निकालने की विधियां आपको देखना है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम देखना है। तो पहला जो मेथड होता है वह होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है भाग विधि, डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड को हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक करके, और दोनों ही मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दोनों पे आधारित हम प्रश्नों को भी करेंगे। अब देखिए पहला जो मेथड है वह है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त अभीष्ट लासा होता है। अब देखिए इस विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसको संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको एक या उस संख्या के अलावा फिर और कोई संख्या ना काटे। तो ऐसे ही अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में जब किसी संख्या को लिखा जाता है, मतलब कि जैसे एक संख्या 12 है तो 12 को क्या लिखा जा सकता है, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, लेकिन 4 जो है वह भाज्य है तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। कैसे, 4 भाज्य है, किससे भाज्य होता है, 2 से, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे आप समझ गए। तो इस तरीके से 12 को यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। ठीक, अब यही मेथड यहाँ पे इसी मेथड के द्वारा जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसी का मेनली यूज है। देखिए जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया है छोटा सा, 8, 12 और 20 का लासा ज्ञात करना।
तो कैसे, जो दी हुई संख्याएं हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं 8, 12 और 20। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग अगर लिखना चाहें तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरीके से देखिए 12 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 20 को कितना लिख सकते हैं, 20 को 2 गुणे 2 गुणे 5, 4 5 20 होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आपको पता है किसी संख्या का 3 बार गुणा हो रहा है तो उसको लिख सकते हैं उस संख्या के घात पे 3, तो 2 के घाते 3। अधिकतम घात के रूप में गुणनखंड, तो अधिकतम घात के रूप में यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे। जैसे 2 का 3 बार गुणा था तो 2 के घाते 3, और किसी संख्या का गुणा नहीं है तो बस इतना लिख देंगे। अब इसके आगे देखिए 2 का 2 बार गुणा है और 3 का 1 बार, तो 2 के घाते 2 लिख लेंगे और गुणे 3 लिख लेंगे। और फिर इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 5। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब यहां से आप समझिए लासा कितना आएगा। अब यहीं से लासा देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, विधि में क्या लिखा है। सबसे पहले इस विधि में संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिख लेते हैं। तो ये घात के रूप में, अधिकतम घात के रूप में हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं और इस प्रकार प्राप्त अभीष्ट लासा होता है। अब क्या कह रहा है कि अधिकतम घात वाले जो हैं उनका आपस में गुणा करना है। तो देखिए 2 की अधिकतम घात, आपको देखना है कि जितना भी हमने अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अधिकतम घात के रूप में जितने भी गुणनखंड लिखे हुए हैं, ये जो घात के रूप में हमने इनको लिखा हुआ है गुणनखंडों को, उसमें जैसे 2 है तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात 3 है, तो 2 के घाते 3 लिख देंगे। फिर गुणे, अब देखिए 3 आ रहा है तो 3 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 1 है और कहीं 3 आ नहीं रहा है तो यही 3 से गुणा हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से 5 आ जाएगा, 5 एक ही जगह आ रहा है और अधिकतम घात जो है वह 1 है, और इसके अलावा कोई संख्याएं नहीं आ रही हैं। तो अब इन्हीं का आपस में आप गुणा कर लीजिए। देखिए 2 के घाते 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 गुणे 3 और गुणे 5, ये हो जाएगा 24 25 120, यानी कि लासा कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम घातों का आपस में गुणा करके, ठीक है, हर एक संख्या की जो भी अधिकतम घात होगी उसको लिख लिया जाएगा, फिर गुणा कर लिया जाएगा और वही जो आ जाएगा गुणनफल वही लासा हो जाएगा। तो यहाँ पे लासा कितना आ गया, 120। अब इसके आगे एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न है 126, 280 और 300 का लासा ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं लिख लेते हैं और उनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। अब 126 ये बड़ी संख्या आ गया, तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, ये तो देखिए इसमें सबसे पहले 2 से भाग करते हैं इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 3। फिर देखिए 2 से भाग जाएगा नहीं तो 3 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 2 और 1, फिर 3 से भाग जाएगा 7 बार, फिर देखिए 3 से भाग नहीं जाएगा, 7 से जाएगा 1 बार। तो इस तरीके से 126 में जब हमने भाग देना स्टार्ट किया, पहले 2 से देते हैं, फिर उसके बाद 2 से नहीं जाएगा तब 3 से, फिर 3 से नहीं जाता है तो 4 से ट्राई करते हैं और फिर लास्ट में जिससे कटता है उससे काट देते हैं। ठीक, अब देखिए तो 126 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, और फिर घात के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, 2 के घाते 1 गुणे 3 के घाते 2 और 7 के घाते 1, उसको क्या लिखेंगे, ऐसे 7 लिख देते हैं। अब इसके बाद 280 को कितना लिख सकते हैं, 280 को देखिए 280 को इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए, ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और इसको जब लिखेंगे तो ये आएगा 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 5 एक ही बार आया है, फिर गुणे 7।
और इसके बाद देखिए 300 को कितना लिख सकते हैं। अब देखिए 2 तो आएगा ही और बचेगा 150। 150 में भी 2 से गुणा होगा 75 और 75 3 से कटता है तो 3 बार जाएगा 25 और 25 5 गुणे 5 होता है। इस तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 और गुणे 3 और गुणे 5 के घाते 2। ये लिख दिया हमने घात के रूप में। अब लासा लिख लीजिए, लासा। अब देखिए जैसे समापवर्त में हम लोग देखते थे कि क्या क्या चीजें कॉमन हैं, क्या क्या चीजें समान हैं, तो यहाँ पे जो भी आपको दिखता है समान और असमान, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में आप देखिए आपको सबको रखना है। ठीक है, जैसे 2 एक बार आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 कम से कम एक बार तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 बार आ रहा है तो कम से कम 3 बार आएगा, और यहाँ पे देखिए 2 बार आ रहा है तो कम से कम 2 बार आएगा, ये कहना चाह रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो 3 बार रख लेंगे तो सब पूरा हो जाएगा, इसीलिए ये बड़ी घात रखी जाती है। तो 2 के घाते 3 रख लेंगे। ठीक है, 2 सबसे अधिक बार 3 बार आया है तो 2 को 3 बार गुणे के रूप में लिख देंगे, 2 के घाते 3। और देखिए फिर 3 आ रहा है और यहाँ 3 एक बार आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, और यहाँ 2 बार आ रहा है, तो 3 को अधिकतम जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखेंगे, तो 3 के घाते 2। और फिर देखिए 5 आ रहा है, यहाँ एक बार, यहाँ नहीं आया पहले में, तीसरे में 2 बार आया तो 5 के घाते 2 रख लेंगे। अब इसके बाद देखिए पहले में 7 आ रहा है, दूसरे में 7 आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है, और दोनों में घात 1 है तो एक बार रख लेंगे। ठीक, अब इसको देखिए गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 7। अब देखिए 25 का 8 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 200 और 9 सत्ते 63। अब गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, और 2 का गुणा होगा ये 6, ये 12, तो ये कितना आ जाएगा 12,600। यानी कि इन 3 संख्याएं देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो इनका लासा भी बड़ा आएगा, 12,600 इनका लासा आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने आपको इस पे आधारित करा दिए, अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालना है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगली विधि देखते हैं किस तरीके से लासा निकाला जाता है। अगली विधि है हमारी भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो इसमें कैसे निकालते हैं, तो देखिए सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में बारी बारी से 2, 3, 4 और इसी तरीके से भाग देते हैं। जब किसी संख्या में भाग ना जाए तब उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं और अगले क्रम में उसे उसके भाजक से भाग देते हैं। जब तक सबका भागफल 1 प्राप्त ना हो जाए तब तक भाग करते हैं। उसके बाद सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट लासा होता है। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है, जैसे अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और इसको जो भी स्टेप बताए गए हैं उसके अनुसार सॉल्व करते चलेंगे। अब देखिए दिया गया है 12, 15 और 18। इसमें बोला है पहले आप एक क्रम में लिख लीजिए। तो सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को एक क्रम में एक पंक्ति में हमने लिख लिया है और बोल रहा है कि बारी बारी से 2, 3, 4 से जिससे भाग जा रहा है पहले चेक करेंगे। 2 से जा रहा है, अगर किसी भी संख्या में 2 से भाग जाएगा तो देंगे, अगर नहीं जाता है तो 3 से चेक करेंगे जा रहा है कि नहीं, जा रहा है तो देंगे, नहीं जा रहा तो 4 से चेक करेंगे। इसी तरीके से जिससे भाग जाएगा किसी भी संख्या में उससे भाग देंगे और जितनी संख्याओं में भाग चला जाएगा उसको कम करके लिख देंगे। ठीक है, तो जब किसी संख्या में भाग ना जाए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं और अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, सभी संख्याओं को एक पंक्ति में, जैसे आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं किसी संख्या का, वैसे ही यहाँ पे सभी संख्याओं को एक पंक्ति में लिख करके
अब देखिए 12 में 2 से भाग जाता है, तो किसी एक भी संख्या में भाग जा रहा है तो भाग देते हैं। तो 2 से देखिए भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा 6, और 15 में नहीं जा रहा है तो 15 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और देखिए 18 में जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 2 से 6 में भाग जा रहा है तो अभी 2 से हम भाग ले जाएंगे। अब देखिए 2 से 6 में भाग होगा तो हो जाएगा 3, 15 में नहीं जाएगा 15 को ऐसे लिख देंगे, 9 में नहीं जाएगा 9 को ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 2 से किसी में नहीं भाग जा रहा है, 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है तो 3 से भाग देंगे, और देखिए सभी में ही जा रहा है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। अब फिर 3 से भी भाग जा रहा है तो 3 से भाग करेंगे और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। अब देखिए 2 संख्याएं 1 हो गई हैं और एक बस 5 बच गया है, तो 5 से भाग कर देंगे और तीनों यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यही कहा था, जब तक सभी 1 ना हो जाएं तब तक हम भाग करते रहते हैं। अब जब सभी 1 प्राप्त हो जाए तब उसके बाद सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। सभी भाजक कौन से? ये 2 जो है 2 से भाग दिए तो ये क्या है? भाजक है। तो ये सभी भाजक हैं, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहीं से लिख देते हैं लासा बराबर हो जाता है इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए, यही लासा हमको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 3 तिक्का 9 और गुणे 5। 5 का गुणा हो जाएगा 4 में, हो जाएगा 20 और 9, ये कितना आ जाएगा? 9 का गुणा 20 में 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पे भाग विधि में आपने देखा कि सभी संख्याओं को एक क्रम में लिख करके फिर भाग दिया गया, और भाग तब तक दिया गया जब तक सभी संख्याएं 1 नहीं हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि शुरू में सभी संख्याओं को एक पंक्ति में लिखेंगे, उसके बाद भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से अगर भाग दे रहे हैं हम, तो जिन जिन संख्याओं में जा रहा है उन सभी में भाग देना है। ऐसा मत करिएगा किसी एक ही संख्या में भाग दे दीजिए। ठीक है, जैसे 12 में भाग दे के 6 लिख दिया, फिर 18 को 18 ही लिख दिया, ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, अगर भाग जिन जिन संख्याओं में जा रहा है उनमें भाग जाएगा। ठीक, और बाद में जितने भी भाजक होंगे उनका जो गुणनफल होगा वही हमारा लासा होगा। तो यहाँ पे हमको लासा कितना मिल गया? 180। और इसी का मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं, 12 का देखिए 12 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 को कितना लिखते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3, और 20 12 और 15 भी था तो 15 को कितना लिख सकते हैं? 15 को 3 गुणे 5। अब अगर हम लोग उस विधि से लिखें, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो देखिए 2 सबसे अधिक बार 2 बार आ रहा है तो 2 गुणे 2 लिख लेंगे, और 3 देखिए सबसे अधिक बार 2 बार आ रहा है तो 3 गुणे 3 लिख लेंगे, और 5 देखिए सबसे अधिक बार 1 बार आ रहा है और कोई संख्याएं नहीं आ रही हैं, तो यही लासा हो जाएगा। देखिए यही आया, यहाँ भी जो भाजक थे वही आया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 180। तो किसी भी विधि से आप निकालेंगे, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, चाहे भाग विधि से, आपको लासा जो मिलेगा सेम मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद इस पे आधारित और प्रश्नों को हम करते हैं, भाग विधि से और प्रश्नों को सॉल्व यहाँ पे हम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 200, 250 और 300 का लासा भाग विधि से निकालिए। तो लिख लीजिए 200, 250 और 300 को एक क्रम में लिख लीजिए। अब इसके बाद भाग देना स्टार्ट करिए। तो देखिए 2 से भाग जाएगा तो 2 से भाग ले जाएंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 150। फिर देखिए अभी 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग ले जाएंगे, ये हो जाएगा 50, ये 125 में नहीं जाएगा तो ऐसे लिख देंगे। 150 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 75। फिर देखिए 2 से भाग जा रहा है तो ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50 में भाग जाएगा 2 से 25, ये 125 इसी तरीके से लिखेंगे, और 75 में भी नहीं जा रहा है तो ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए किस संख्या से 3 से भाग जा रहा है क्या? तो 25 में नहीं जा रहा है, 125 में भी नहीं जा रहा है, और 3 से देखिए भाग करिए 75 में तो 75 में जा रहा है। तो 3 से भाग करिए तो ये देखिए
ये 25 ऐसे लिख दीजिए, 125 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बार और 5 बार। ठीक, अब इसके बाद देखिए 3 से भी भाग नहीं जाएगा तो किससे, 4 से ट्राई करेंगे, नहीं जाएगा, फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से जा रहा है तो 5 से ले जाएंगे और ये 25 जो हो जाएगा 5 बार में और ये 125, ये कितना हो जाएगा 2 और 5 और 25 5 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 5 और 1, फिर 5 से ले जाएंगे तो ये पूरा सभी 1 1 और 1 हो जाएगा और लासा जो हमारा आ जाएगा, लासा लिखेंगे सभी जितने भी भाजक हैं उनका गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, ऐसे आप लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब गुणा कर लीजिए तो 2 का सबका गुणा करेंगे 8 आ जाएगा और ये 3 और इसका गुणा करेंगे 25 और ये 125, 125 में गुणा करेंगे 8 से तो ये हो जाएगा 8 25 40, हाथ से लगेगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हाथ से लगेगा 2 और 10, 1000 आ जाएगा और गुणे 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000, लासा कितना आ गया 3000। तो इस तरीके से लासा आप निकाल लोगे आसानी से भाग विधि से। ठीक है, और इसका आप देखिए आपके लिए एक यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप गुणनखंड विधि से भी निकालिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपकी प्रैक्टिस होगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है 120 125 130 का लासा ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से निकाल लेते हैं, आसान रहेगा और आप उससे भी निकाल सकते हैं, वो भी आसान है, बस आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2 से जा रहा है, 2 से ले जाएंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 125 का ऐसे ही और ये हो जाएगा 65 और फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 125 और ये 65 ऐसे ही रह जाएगा। फिर देखिए 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये 125 ऐसे ही और ये 65। अब देखिए इसके बाद 3 से जाएगा, 3 से 15 कटेगा 5 बार में और ये 125 और ये 65। अब देखिए 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1 और 3 13। फिर 5 से ले जाएंगे तो ये 1 हो गया है और ये 5 हो जाएगा और ये 13 ऐसे ही रह जाएगा, नहीं जाएगा भाग। फिर 5 से एक बार जाएगा तो अब इसके बाद ये 1 और ये भी 1 और ये बचा 13, 13 बचा है। 13 में देखिए अभाज्य संख्या है तो 13 से ही भाग जाएगा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो ये 1 और ये 1 और ये हो गया 1, ये भी 1 हो गया। अब इसके बाद लासा लिखेंगे, लासा में क्या लिखेंगे, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, फिर 5 एक बार और है, 3 बार 5 है, फिर गुणे 13। अब गुणा कर लीजिए, ये 8 गुणे 3 और तीनों 5 का गुणा होगा 125 गुणे 13। अब देखिए 125 का गुणा 8 में होगा तो ये कितना हो जाएगा 1000, 1000 गुणे 3 और 3 का गुणा 13 में कर दीजिए, 13 3 39 और फिर 39 का गुणा 1000 में तो ये कितना हो जाएगा 39000। तो इस तरीके से यहाँ पे लासा कितना बन गया 39000। ठीक, तो आप इसको उस मेथड से भी निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, तो इतना आ जाएगा 39000। और इस तरीके से देखिए संख्याओं में गैप बहुत कम है और संख्याएं बड़ी हैं तो बहुत बड़ा आपको लासा मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लासा निकालना जो है, लासा होता क्या है, लघुत्तम समापवर्त, और किन 2 विधियों से निकालते हैं, यह आपने सीख लिया। उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आया होगा और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और
यह क्लास आपको पसंद आई, कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में, खास मित्रों में शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों में, और जितने ग्रुप से आप जुड़े हैं सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में क्लास को अटेंड कर पाएं और मैथ में किसी की बैक ना लगे। मैथ में जब बैक सुनता हूं तो बहुत ही दुख होता है मुझे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पूरा पढ़ा रखा है डीएलएड, और आप पढ़ोगे तो आप में से किसी की बैक नहीं लगेगी, ठीक है। उसका तो सवाल ही नहीं होता है। आप 25 में 25 करके आओगे। तो अधिक से अधिक सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए, सभी लोग टाइम रहते क्लासेस को देख लें। अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ने को मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपने सेकेंड सेमेस्टर की बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाई करना चाहते हैं, सभी पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर एक ही जगह से मैं पूरा पढ़ूं, पूरा मुझे सभी स्टडी मटेरियल मिल जाए, सभी वीडियो क्लासेस मिल जाएं, तो ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड करिए। और ऐप में आपको दिख जाएगा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स। उसमें आपको चैप्टर वाइज, जैसे यहाँ पे क्लासेस आपको मिल रही हैं, यही क्लासेस आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, लेकिन कंप्लीट मिलेंगी। आपको YouTube पे आधा देखने को मिलेगा और वहां पे कंप्लीट सभी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, और सभी चैप्टर्स का चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स का, सभी सब्जेक्ट का। और साथ ही साथ आपको राजन पवन सीरीज सॉल्व कराया जाएगा पूरा, उसका पीडीएफ दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे सॉल्व करा करके, और मास्टर क्लास, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वहां पे आप पूछ सकते हैं। और वहां पे आप वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, बिना प्रचार के देख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको बिना डिस्टरबेंस के वहां पे आपको पढ़ाई मिलेगी ऐप पे, और सारी सुविधाएं वहां पे आपको मिलने वाली हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो नंबर आपको मिल जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा 7705 95 45 49। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमको पढ़ना है लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।